मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता है। लेकिन बात ये थी कि आज का ये जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है उसका मेन मुद्दा ये था कि आलोक जी ने मुझे एक मेल किया था कि इनके कोई रिलेशन, इनको भी शायद कोई मेल आया होगा कि इनके जो रिलेशन में है तो वो जो लेडी मेंबर थी तो उसके ऊपर कुछ अत्याचार किए गए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट वो फैमिली काफ़ी परेशान थी। तो मैं ये प्रोफेशन में हूँ, काफ़ी टाइम हुआ है, तो मुझे पता है कि कैसे क्या होता है और वो बात को कैसे डील किया जाता है। जैसे आलोक जी और शेख साहब ने बताया कि हम लोग इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं, कुछ नतीजा सामने नजर नहीं आता है। उसके लिए मैं पहले कहूँगा कि व्यक्ति खुद उसके लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ रहेगा और आप सही व्यक्ति के पास जाके अप्रोच नहीं करेंगे और आपकी मैटर सही तरीके से डील नहीं हो पाएगी तो आपके पास और कोई कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ कोर्ट के धक्के खाने वही हासिल होगा। मेरे पास जैसे शेख साहब ने मैटर बताई, आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑन दैट बेसिस। सिमिलर मैटर आई थी मेरे पास, पहले ही मैटर थी एक सिमिलर इनकी कम्युनिटी की थी कि लड़की की शादी हुई, लड़का दुबई में काम करता था, 2 महीने लड़का यहाँ रहा फिर चले गया, फिर कभी लड़के ने मुड़ के नहीं देखा। लकीली वो लड़के ने शादी नहीं की थी। फिर लड़की को यहाँ पे जनरली होता है उनके कम्युनिटी में, लड़की को लाते हैं सास की स्लेवरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए लाते हैं, ससुर की गुलामी करो। और उसको खाने पीने के लिए तकलीफ थी, वो बहुत सारी तकलीफ थी। घूम फिर के वो आए मेरे पास, शुरुआत हुई, हमने काफ़ी कोशिश की पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन पुलिस उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं देते थे। तो फिर हमने कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन शुरू किए पुलिस के खिलाफ। तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की। अभी एफआईआर रजिस्टर की तो उसके लिए हमारे पास तो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं बनता था, क्योंकि लड़के के फादर और मदर जो यहाँ पे थे उनका अप्रोच बड़े एडवोकेट के साथ था, तो उन्होंने जाके एंटीसिपेटरी ले ली और लड़का वहाँ पे दुबई में रहता था, तो लड़के के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर एक बार शुरू किया सब चक्कर चलाने। शुरुआत में मैटर में उन्होंने कहा हम सिर्फ आपको 40-50 हज़ार रुपया सेटलमेंट के लिए देंगे, आप डाइवोर्स दे दीजिए। मैंने कहा ये 40-50 हज़ार आप भूल जाइए, अपने आप आ जाएंगे। फिर एक्शन शुरू किए, हमने शुरू किए तो अल्टीमेटली जो लड़के का बाप, वो जो बड़े जो काफी बड़ा एडवोकेट के साथ में घूम रहे थे, उन्होंने आके हाथ जोड़ने शुरू किए और उन्होंने कहा नहीं हमारे केस में आप कुछ सेटलमेंट करिए, और अल्टीमेटली जाके 5 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ। ये ताली बजाने की बात के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ, और उसमें आप कितने स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छे एडवोकेट और सही एडवोकेट मिल जाते हैं और वो एडवोकेट काफी एक्शन लेने को शुरू करते हैं, तो काफी एक्ट्स में हमारे यहाँ लॉ में काफी ऐसे प्रोविजन है कि जिसके जरिए आपको काफी अच्छा जस्टिस मिल सकता है। और आज हम लोग वुमेन्स लॉ के ऊपर हैं, तो वुमेन्स लॉ में इतने सारे हैं जितने मेन के लिए अवेलेबल नहीं। आज कहते हैं कि वुमेन को इतने सारे इंजस्टिस हो रहे हैं, मैं कहूँगा नहीं, अभी जो हिसाब से हालात बने हुए हैं उसके लिए मेन को अभी इंजस्टिस होने शुरू हुए हैं। क्योंकि आपके जो भी एक्ट है, आप जो भी काम करते हैं, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए आपको उस तरीके के एक्ट दिए गए हैं। सपोज आपको कोई, आप चल रहे हैं और आपको कोई परेशान कर रहा है, रास्ते में हरेसमेंट कर रहा है, तो उसके लिए सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में आप किसी को परेशान कर रहे हैं, तो आपके लिए वहाँ पे भी एक्ट है। आपके घर में कोई है, आपके माँ, आपके भाई है या पिताजी है या और घर के परिवार के सदस्य आपको परेशान कर रहे हैं,
तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन लेने के लिए आपके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाए गए हैं। आपको अगर हस्बैंड है, हस्बैंड या ससुर वाले हैं, तो ये सारे परेशान कर रहे हैं, तो उनके सामने प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको सारे प्रोविजन और प्रोटेक्शन दिए गए हैं। बताइए, ऐसे कोई प्रोविजन कोई आदमी के लिए होगा? ऐसे कोई प्रोविजन नहीं। अगर बीवी से परेशान है, आदमी जाएगा कहाँ जाएगा? अगर ससुर उसकी बहू से परेशान है, तो ससुर जाएगा कहाँ जाएगा? फिर भी कहा जाता है कि ये जो वुमेन है उनको काफी परेशानी है। दैट इज बिकॉज वन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। सेकंड, औरत है वो क्षमा की मूर्ति गिनी जाती है, या तो उसको कहा जाता है कि वो टॉलरेंस करो, टॉलरेंस करो, टॉलरेंस करो। तो उसके कारण भी थोड़ा फर्क हो जाता है, और बड़ा फर्क है ये जो मैटर को सही तरीके से आप डील नहीं करते हैं, और आपके अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस तो होना ही है। कानून है, कानून में ऐसे कोई भी मैजिकल छड़ी नहीं है वो आपको 2-4 महीने या 5-6 महीने में हो जाएगा। किसी भी होगा जो आपका 2-4 महीने में हो जाएगा तो यू आर एब्सोल्युटली लकी पर्सन। अदरवाइज आपको जस्टिस होगा, लेकिन 1-1.5 साल तक तो आपको थोड़ा वो परेशानी उठानी पड़ेगी। अभी मैं आपको मेन टॉपिक पे आता हूँ, व्हाट आर द वुमेन राइट्स। अंडर इंडियन एक्ट्स there are 3 things which are available. One is under constitution, then you have a civil rights, then you have a criminal rights. Constitutions में वुमेन को काफी बेनिफिट्स दिया गया है। Constitution laws में it has been said that every person has to be treated as an equal citizen and is entitled to enjoy equal rights. वहाँ किसी में कोई भी जात का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और उसी तरीके से कोई भी वुमन को कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। वो घर में हो, बाहर हो, मंदिर में जाती हो तो मंदिर में ही जाती है। इफ शी वांट्स टू गो टू अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पे भी शी शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। और इफ शी इज एट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, if she is going at any place of employment, there also because of on the base of the gender, she should not be discriminated कि मेल पर्सन है उसको ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है, कि इसको सैलरी कम मिल रही है, लेडी को सैलरी कम मिल रही है, इनको ज़्यादा मिल रही है, ऐसा कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज राइट ऑफ इक्विटी जो मेन है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में, दैट इज गिवन टू यू। Now, if we come to under civil laws, these are fundamental rights which are provided under constitutional laws. These are civil rights. They are available under civil laws. Civil laws में ये rights आपको दिए गए हैं। अब एक जो औरत होती है उसके कई रूप होते हैं। आदमी आदमी ही रहता है, लेकिन औरत शुरू होती है, डॉटर शुरू होती है, सिस्टर होती है, मदर एंड मदर इन लॉ होती है, ग्रैंड मदर होती है, और वाइफ होती है। Now, as far as daughter, sister, mother, mother-in-law, and grandmother is concerned, then all these rights are available. She is entitled to enjoy family property in the similar way as the male persons are entitled to enjoy. पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट में डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, लेकिन 2005 में एक अमेंडमेंट आया हुआ है, और वो अमेंडमेंट के जरिए अभी घर में लड़की हो, वो चाहे शादीशुदा हो या अनमेरिड हो, उसको फैमिली प्रॉपर्टी में
सेम राइट्स होते हैं जो एक भाई को होते हैं या मेल मेंबर्स को होते हैं. So now she can claim equal rights in the family property. Second, she is entitled for the maintenance. जो लड़की, if she is minor or after becoming major, she is not capable to earn, then she is having right to claim maintenance. ये जो maintenance है, she can claim from father or any other person of the house who is liable to maintain that daughter or sister or mother is concerned. Then to get educated. पहले it is very common, अगर लड़का है घर में और लड़की है तो घर के जो सदस्य हैं, पेरेंट्स हैं, वो लड़के को फेवर करेंगे पढ़ाई करने के लिए, लड़की को इग्नोर करेंगे, उनको बोलेंगे कि तू आपको इतनी पढ़ना जरूरत नहीं. आफ्टर ऑल तो आफ्टर गोइंग टू योर इन लॉज आप खाना पकाने वाले हैं या घर के कामकाज में वो उलझने वाले हैं, तो आपको ये सारा इतना पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. बट अंडर द लॉज, सिविल लॉज, शी कैन claim a right to be educated in the similar manner in which other members of the house are getting education. On the contrary, अगर वो लड़की ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा एबिलिटी है, तो she can claim more rights than other members, and उसके लिए वो अपने फादर के सामने भी राइट्स क्लेम कर सकती है और घर के अदर सदस्य के सामने भी क्लेम कर सकती है. Equal rights in family to remain protected from violence, that is domestic violence. There are many types of domestic violence. जैसे आपको लड़की को घर में इग्नोर किया जाता है, that is also domestic violence. अगर उसको पढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, that is also domestic violence. Or for to get protection in respect of that, she can claim or get the benefit under different laws. वो क्या मिल सकते हैं राइट्स और कैसे करते हैं, आई विल टेल यू लेटर, बट आई एम जस्ट राइट नाउ टेलिंग यू व्हाट आर योर राइट्स अवेलेबल. देन मदर है और मदर इन लॉ. मदर इन लॉ मतलब के लड़के के वाइफ की मदर इन लॉ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लड़के की मदर इन लॉ के बारे में. सो दिस इज लड़के की बहू की मदर इन लॉ. It is true that many a times बहू के कारण सास परेशान होती है, तो ऐसे संजोगों में वो सास को क्या राइट्स है अपनी बहू की परेशानियों से बचने के लिए. So that also rights she can enjoy. Grandmother, लड़का जन्म लेता है अपनी माँ से और उसकी पिताजी की माँ है, शादी होती है, पिताजी अगर रहे तो ठीक है, अगर पिताजी वगैरह नहीं रहे तो इट इज़ वेरी नॉर्मल टेंडेंसी टू इग्नोर ग्रैंड पेरेंट्स इन द हाउस इवन व्हेन दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इन द हाउस. जो आपको हेल्प आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है वो शायद आपके पेरेंट्स से भी नहीं मिल सकती है. Even then the tendency is to ignore grandparents. तो उस संजोगों में grandmother या grandfather, हम लोग आज ladies के बारे में बात कर रहे हैं, तो grandmother, so she is entitled to claim many of the things from their grandchildren. Now wife, besides all these rights, wife is entitled to enjoy certain marital rights जो अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है, प्लस फैमिली मेंबर्स से क्लेम कर सकती है, प्लस डिवोर्स. अगर वो समझती है कि घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो सर्कमस्टांसेस में मैं रह नहीं पा रही हूँ, तो शी कैन क्लेम डिवोर्स. सो दीज आर ऑल वेरियस राइट्स अवेलेबल टू फैमिली मेंबर्स अंडर सिविल लॉज. Now if we go, what are civil rights available to working women? काफ़ी आजकल की जो औरत है अभी घर में नहीं रह के ज़्यादा बाहर काम करना शुरू करी है, तो ऐसे संजोगों में उनको
क्या राइट्स है अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, equal opportunities, male cannot be considered preferable if the female worker is the same capable, plus maternity benefits, maternity leave of 6 weeks, paid leave of 2 weeks for miscarriage, अगर miscarriage होता है उसमें उसकी तबीयत खराब होती है तो उसके कारण उसको 2 weeks की paid leave के लिए she is entitled for, 1 महीने के illness during the pregnancy. If she is not keeping her good health, so during that pregnancy period she can claim for 1 month leave with the paid leave. Then 2 nursing break. लड़का जब भी वो she gives birth to a child, उस वक्त लड़के को या लड़की को that newborn child is more need of the mother. So under such circumstances, to ensure that that newborn child get proper care from mother, provisions are made that she can claim 2 breaks with a paid leave. So these are various benefits or the rights available under for the working women. Besides that there are further more, but these are more important, तो वही मैंने इसमें cover किए हुए. Then criminal laws, civil laws और criminal laws का main difference, civil laws में आपको जो नुकसानी हो रही है तो उसका आप monetary भुगताना मांग सकते हैं. What you can claim is your monetary losses which are happening to you. Under criminal laws, they will be given the punishment. The person who is causing offense, it is known as offense. जो आदमी या सामने वाला आपके सामने ऑफेंस करता है उनको पनिशमेंट दिया जाता है. तो मेन हेतु जो ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉज बनाने के और पनिशमेंट देने के लिए, टू सेट एन एग्जांपल इन द सोसाइटी so that the crimes should come down. So now these are the various things which are to be considered. Main जो एक्ट अभी 2005 में शुरू हुआ है, that is Protection of Women from Domestic Violence Act. This is very beautiful act. It is very effective act, and with the spending small amount you can claim आप बहुत कुछ ये यहाँ से मिल सकता है आपको for whatever injustice is caused to you. Now let us see under this what is domestic violence. ये जो है act to protect women from causing domestic violence from the hands of the family members. तो ये domestic violence, it is a physical abuse, economic abuse, mental abuse, verbal abuse. फिजिकल अब्यूज में अगर कोई आपको फैमिली मेंबर्स हाथ उठाता है, मारते हैं और या तो ग्रीवियस हर्ट करते हैं, इट इज इन रिलेशन टू दैट. इकोनॉमिक अब्यूज, मेंटेन करते नहीं है आपको. अगर किसी लड़की को, जैसे मैंने कहा था, अगर घर में लड़की होशियार है और अगर उसके पिताजी या भाई पढ़ने के लिए उसको सहायता नहीं करते हैं तो उसके लिए दैट ऑल्सो कंसिडर एज एन इकोनॉमिक अब्यूज. Besides that, husband is not maintaining wife, या parents are not maintaining daughters, then she can claim economic abuse, mental abuse, मानसिक त्रास जो दिया जाता है तो उसके लिए that is mental abuse. verbal abuse, गालियां देते हैं. अगर किसी औरत को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वांच करके पुकारते हैं, then शब्द वांच is also considered as abuse, that is verbal abuse. And for that purpose also you can claim necessary protection from the court. आप किसके सामने ये क्लेम कर सकते हैं? तो ये आपके ब्रदर, फादर, हस्बैंड, रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, दैट इज ब्रदर फादर हो जाते हैं. फिर उस आपकी सास अगर मैरिड वुमन है, एंड सास भी अगेंस्ट बहू, सास भी बहू के सामने अंडर दिस एक्ट can claim necessary relief. And besides that, जिसके साथ आप blood relationship में हैं, जैसे मामा भांजी, अगर मामा को
inheritance. If this granddaughter is entitled because उसकी माँ मर गई है, तो अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट उसके मामा की अपना नाना की प्रॉपर्टी मम्मी नहीं है तो उसकी बेटी को आएगी. अगर वो नाना की प्रॉपर्टी में मामा प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता है तो वो जो उसकी भांजी है, then she can approach to the court, but there is certain conditions also attached with that कि दोनों साथ में रहे होने चाहिए. So that also is possible. Then इसमें क्या रिलीफ, ये एक्ट में क्या रिलीफ मिल सकती है? तो you get protected, you get maintenance, residence and compensation. प्रोटेक्शन मतलब अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है तो आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं इस तरीके से मुझे परेशानियां हो रही है, तो आप इनको इंजंक्शन दीजिए, मतलब मुझे उनसे प्रोटेक्शन दीजिए, ये मेरे तरफ ऐसे परेशानियां नहीं करे. कई बार ऐसे होता है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में अनबनाव हो जाते हैं. वाइफ अपने महके रहने चली जाती है, हस्बैंड यहाँ रहता है, तो हस्बैंड फोन के ऊपर काफी बैड वर्ड्स यूज करते रहते हैं या गालियां देते रहते हैं, कुछ भी अनबन बोलते रहता है. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में दैट वाइफ कैन अप्रोच टू द कोर्ट seeking the necessary protection from husband to call upon and disturb the wife, or under that circumstances she can be protected from the mental harassment. उसके अलावा यू कैन क्लेम रेसिडेंस, वाइफ कैन क्लेम रेसिडेंस, मदर कैन क्लेम रेसिडेंस. अगर मैं अभी आई वाज एक कोर्ट में मैटर चल रही थी, तो आज लड़के ने अपनी माँ को घर के बाहर निकाल दिया जबकि लड़के की सैलरी वाज अबाउट 1 लाख अ मंथ. तो कोर्ट ने 10,000 रुपया देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए कहा था, तो लड़के उसके ऊपर भी बहस कर रहा था. बट देन ultimately court was very strict with that boy, and then ultimately that boy had to execute the order. लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि ऐसे संजोगों भी होते हैं कि लड़के अपने माँ को रखने के लिए भी तैयार नहीं, या तो माँ के लिए सेपरेट अरेंजमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अंडर दिस एक्ट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ नेसेसरी रिलीफ बाय फाइलिंग नेसेसरी पिटिशन. देन कॉम्पेंसेशन, जैसे मैंने कहा आपको मेंटल हरेसमेंट किया गया या फिजिकल हरेसमेंट किया गया है, तो यू कैन क्लेम द प्रोटेक्शन. ये कंप्लेंट, दिस इज नॉट एक्चुअली कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट, ये एप्लीकेशन है. आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है, किसके पास करनी पड़ती है? ये प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास करनी पड़ती है, जो स्पेशली इस बारे के, इस कारण के लिए गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हुए हैं. या तो फिर आपको पुलिस ऑफिसर के पास एप्लीकेशन देनी पड़ती है, या आप डायरेक्टली क्रिमिनल कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, एंड यू कैन क्लेम द नेसेसरी रिलीफ व्हिच आर अवेलेबल अंडर दिस एक्ट. नाउ आई कम अंडर इंडियन पिनल कोड. वो दैट वाज प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दैट इज क्रिमिनल लॉ. बट दिस इंडियन पिनल कोड इज द बेस इन आवर कंट्री टू डिटरमाइन द ऑफेंस, जो वेरियस ऑफेंस हो रहे हैं, और वो ऑफेंस को कंट्रोल में करने के लिए या तो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट. तो इस इंडियन पिनल कोड में फॉर फीमेल्स एम्पल नंबर ऑफ प्रोविजंस हैव बीन मेड, एम्पल नंबर ऑफ, और उसकी पनिशमेंट भी सीवियर है, प्रोवाइडेड यू टेक गुड बेनिफिट ऑफ इट. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल. और क्या this provisions are made for what kind of offenses? One is dowry death. अगर सास ससुर या हस्बैंड डाउरी के लिए बार बार परेशान कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट a female is committing suicide or the death is resulted, then that is considered as dowry. Then अभी 2-3 दिन पहले की बात है ऐसी, बोरीवली में that ma has committed a 24 or 27-year girl has committed a suicide with a 3-year child. So that is dowry death. Then cruelty death, because of that reason female
कमिट सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आप सुसाइड के लिए उसको मजबूर करते हैं, देन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, देन 498A, आई थिंक एवरीवन मस्ट बी अवेयर अबाउट 498A, क्रूअल्टी, जैसे संतोष ने बताया क्रूअल्टी है, तो ये क्रूअल्टी आपको अनब शनब बोलते हैं, आपको ठीक से घर में रखते नहीं है, या तो बार बार आपको कहते हैं कि आपने शादी में इतने पैसे कम लाए, आप इतना लाना चाहिए था, या तो मैं मेरी लड़की की शादी दूसरे घर में करता था तो मुझे और कुछ मिलता था, लाइक दैट यू कीप ऑन क्रिएटिंग मेंटल हरेसमेंट, एंड फॉर दैट रीजन 498A कैन बी मेड एप्लीकेबल। असॉल्ट हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, मारते हैं, फिजिकल हानि करते हैं, और ग्रीवियस हर्ट मतलब आपके मतलब फ्रैक्चर, मारते इतने मारते हैं कि फ्रैक्चर हो जाता है, या तो सिर पे चोट आ जाती है, हड्डियां टूट जाती है, ऑल दिस कंसीडर एज अंडर ग्रीवियस है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट, मतलब घर के अंदर ही, कन्फाइनमेंट मतलब घर के अंदर ही रखते हैं, रिस्ट्रेंट मतलब आप जो कर सकते हैं, आपके पास जो अधिकार है और आपको अधिकार भुगतने के लिए मिलते नहीं है, दैट इज रिस्ट्रेनमेंट। मतलब अगर वो लड़की को कहते हैं तू तेरे मायके नहीं जानी चाहिए, सो दीज आर ऑल रिस्ट्रेनमेंट, सो दैट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग, अब्यूकेशन एंड द फोर्स्ड लेबर। Then miscarriage, causing miscarriage without woman's consent. Miscarriage करना, आप इतना उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, because of that reason sometimes miscarriage happens. Then in that case, then that becomes an offense. वो नहीं कह सकते हैं कि ऐसे ही miscarriage हो गया, वो ऐसे ही हो गया, नहीं, because you made her so much mentally raised. Because of that this has resulted, then it becomes miscarriage. And दूसरी बात, suppose पता चला कि लड़का है नहीं है, लड़की है, तो कई बार मेरे पास ही ऐसी मैटर आई थी कि लड़की को डॉक्टर के पास ले गए, गायनेक के पास ले गए, because nowadays that pills are available, so what in-laws did, that gynecologist prescribed certain medicine, that lady was not knowing these pills are related to that particular for the purpose of carrying the miscarriage, and she consumed those medicine, and because of that miscarriage happened. That miscarriage was without the consent of that lady, so for that is also an offense. Death of quick unborn child, जैसे पहले थे कि लड़की पैदा होते ही उसको दूध में रखते थे, and this is more common in UP side or Rajasthan side. So if causing death of a quick unborn child होता है, then also it is becoming offense. Rape, then forceful intercourse when legally staying separately. ये सारा मैंने आपको नोट्स में दिया है, तो you don't have to write all this thing. This is important. Forceful intercourse, अगर husband wife में जम नहीं रही है and both are staying separately, ऐसे संजोगों में हस्बैंड अपने मैके नहीं जा सकता या वाइफ को यहाँ पे बुला के, he cannot have forceful intercourse. In that case, it becomes criminal offense. Outraging modesty of woman, कई बार लोग लड़कियों के बारे में अलग सनक बक देते हैं, या कुछ ऐसे लेटर्स भेज देते हैं, या तो कुछ ऐसे मैसेजेस भेजते हैं, या तो कुछ ऐसे उसके बारे में पोस्टर्स वगैरह लगा देते हैं. दैट कम्स टू outraging the modesty of the woman, and for that purpose it is considered as offense. Forceful intercourse by a public servant during custody, अगर कोई औरत कस्टडी हुई है उसको, during that time कोई पुलिस ऑफिसर उसके साथ में forceful intercourse करता है, then it becomes very serious offense. Similarly, public servants, when that lady is there in their custody, in that time if they conduct this kind of act, then it becomes offense. Assistant to rape, rape नहीं करते हैं, लेकिन rape की conspiracy में आप मदद करते हैं. 4 जने तो कोई हाथ पकड़ के रखता है, या तो उसको लड़की को उठा के लेके आए हैं गाड़ी में, then the vehicle owner या तो driver, they also becomes a part of this particular conspiracy.
assistant to rape. In that, not only male, suppose a female is there who is providing their house to conduct this rape, then that lady also will be considered as a part of that conspiracy and she will be also held responsible. Then certain unnatural acts. कई बार छोटे बच्चों के साथ unnatural acts किए जाते हैं. Those are also considered as criminal offense. Adultery by husband. अगर लीगल वाइफ है, जैसे ये संतोष बता रहा था कि उसने दूसरे औरत के साथ में रिश्ते बनाए हैं. रिश्ते बनाना is a adultery. If you are having any sexual intercourse with a female with your in the presence when your first wife is not divorced, so that becomes adultery. So for that purpose you are liable. Bigamy, अगर आपकी first wife है under Hindu marriage act, you are not entitled to solemnize second marriage. अगर second marriage करते हैं for any reason, whether your wife is capable or not capable, unless and until husband seeks the official divorce, जब तक official divorce नहीं हो जाती और divorce आपके कोर्ट के थ्रू ही होने चाहिए. कई बार ऐसी ह्यूमन अपनी मिथ्स है, व्हाट वी से दैट, गलत फहमी है कि ये घर बैठे हम लोग कुछ कंसेंट टर्म्स बना लेते हैं और कहते हैं हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स हो गए, तो दैट इज नॉट वैलिड. अगर आपके समाज में भी ऐसे कंसेंट टर्म्स बनाते हैं और उसके थ्रू आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, दैट इज नॉट वैलिड. डिवोर्स कैन टेक प्लेस ओनली एंड ओनली विद द इंटरवेंशन ऑफ फैमिली कोर्ट. सो दैट इज बाइगेमी. अगर फैमिली कोर्ट में डिवोर्स लिए बिना हस्बैंड शादी करता है दूसरी औरत से, so that becomes the illegal marriage and second wife is not getting any legal entitlement. Then these are earlier offenses were related to body. Now these are related to property. Criminal breach of trust and cheating. What is criminal breach of trust? आपसे आपकी प्रॉपर्टी, वुमेन से किसी भी ने कोई प्रॉपर्टी ली है कि कहते हैं कि मुझे इतने दिन तक रखने दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा. सो वुमन इज गिविंग दैट प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट. अगर वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में वुमन से लेने के बाद में उसका मिस अप्रोप्रिएशन अगर कोई करता है, देन इट बिकम्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. सो फॉर दैट पर्पस ही इज लायबल. देन देयर इज अ चीटिंग. अगर आपको एक बात कही गई है और वो बात आपको उस तरीके से नहीं होती है, देन दैट बिकम्स चीटिंग. 498A में 3 साल की सजा है. अगर इन लॉज जब भी शादी करने के टाइम एनी लेडी ब्रिंग्स सर्टेन ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज, वो ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी ससुर या इन लॉज अपने पास रख लेते हैं और वो अपनी उनकी डॉटर इन लोग को देते नहीं है यूज करने के लिए, या उन लोग उनको बेच देते हैं. सो दैट बिकम्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. और इन दिस ऑफेंस द पनिशमेंट कैन बी ऑफ अप टू 7 years. सो दिस इज मोर सीरियस ऑफेंस एंड दिस इज नॉन बेलेबल ऑफेंस. मतलब जो ये ऑफेंस कमिट करता है तो दे हैव टू बी अरेस्टेड. एंड चीटिंग ऑल्सो सिमिलरली serious offense. Now this is Dowry Prohibition Act. No person is allowed to ask any dowry and no person is allowed to give dowry. So this is the act has come into effect from July 1961. Dowry, what is the dowry definition? Then this is the, but attain there is an exception available. हर कम्युनिटी में या हर समाज में देयर आर सर्टेन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कि माँ शादी के टाइम पे उसके मायके वाले सोच के कि हमारी लड़की वहाँ जा रही है, सो शी शुड नॉट बी पुट इन सर्टेन डिस्कम्फर्ट. सो वॉलेंटरीली वो लोग कुछ देते हैं लड़की को. अगर ससुराल वाले ने कुछ डिमांड नहीं की है लेकिन पेरेंट्स ने वॉलेंटरीली कुछ दिया हुआ है, so under such circumstances those things are not to be considered as dowry because these are happening in the tradition and customs. So this is Dowry Prohibition Act. Now go to
indecent representation of woman act? Woman is woman and she is considered as the देवी, और अगर उसका रिप्रेजेंटेशन गलत तरीके से कहीं होता है, either by way of showing some wrong pictures or writing some wrong articles about her, then in such cases this act can be made applicable, that is prohibition of indecent representation of women act. Certain exceptions are there, that is under certain film. अब देख रहे हैं आजकल फिल्म में, जैसे मल्लिका की बात हो रही थी, तो मल्लिका के it has been said that her expenses on clothes are decreasing day by day. So, but that even if that is not represented in proper manner, it is not coming under this particular purview of this act, because that has come in under the exception which is provided under section 3 of the act. Now, अगर किसी ने ये offense किया है तो उसको imprisonment for 2 years है. For first offense, अगर again the same offense is repeated, then offense can this imprisonment can go up to 5 years. Then prenatal diagnostic techniques act, you know कि लड़की whenever she conceives, जब भी pregnant होती है लड़की, either husband या अपने घर वालों के ओर से कई बार प्रेशर होता है कि you go for sex test, what is the sex of your child which is involved, that is prenatal diagnostic techniques which is not allowed. अगर कोई force करता है तो then it becomes a criminal offense and imprisonment is up to 3 years. Then medical termination of pregnancy act, no girl can be forced to drop her child, and so that is a medical termination of pregnancy act. Besides that, doctors also are supposed to maintain certain code. They are supposed to maintain the place in certain manner, certain procedures are to be followed, certain consent is to be obtained from the of the girl whose pregnancy this termination is to be carried out. So this particular act is for that purpose. And now one more act which has come into effect, that is because of the more use of the computers or internet, that is cyber laws. Under cyber laws is suppose that is cyber laws covers use of computers, use of internet and sending of SMS through mobile phones. If the mobile phone is having computer related system. Now under this act, if suppose certain mails have gone from related to you, if someone has hacked your email and starts making use of your hacked emails and keeps on sending emails under your name, then that person is becoming liable. Similarly, आपको कोई गलत तरीके के emails भेजता है या कोई आपको वल्गर emails भेजते हैं आपको परेशान करने के लिए, then that is covered under cyber laws. Besides that, SMS आते हैं तो SMS के लिए भी that person becomes liable. So all these talks what I was talking, these are all different offences which are covered under different criminal acts. Now we go how हमने what we learned was कि आपको क्या rights है. अगर ये rights तो मेरे ख्याल से काफी लोग जानते भी होंगे कि 498 में क्या होता है या डाउरी में क्या होता है या रेगुलर्स में क्या मेंटेनेंस नहीं मिलता वाइफ को तो क्या करते हैं. लेकिन इफ यू डोंट हैव द नॉलेज हाउ टू एनफोर्स दोज राइट्स कि वो राइट्स को आपको कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, तो भी जैसे मैंने कहा अगर आपको नॉलेज नहीं है, ignorance of law is having no matter. So these are the various ways you can execute your rights. One, civil laws. अगर आपको जो सिविल राइट्स है, जैसे आपको आपके प्रॉपर्टीज में राइट्स मिलने चाहिए, आपके एंसेस्टरल प्रॉपर्टीज में राइट्स मिलने चाहिए, अगर या तो फिर आपके पिताजी की प्रॉपर्टी में मिलने चाहिए या मेंटेनेंस में मिलने चाहिए, हस्बैंड से मिलने चाहिए, तो उसके
लिए आपको क्या करना है, इफ एनी dispute is arising out of family properties या succession rights, in that case you can file a suit in the city civil court या high court. It depends on the what is the value of the property. Yeah, you can take the advantage of by filing the application under the Protection of Women's Domestic Violence Act. That is, you can file a criminal complaint or application in the magistrate court. Advantage ये होता है यहाँ पे आपको कुछ कोर्ट फी स्टैम्प्स वगैरह नहीं पड़ती। अगर आप सिविल कोर्ट में आपका केस दाखिल करेंगे वहाँ पे आपको कोर्ट फी स्टैम्प्स वगैरह भरनी पड़ती है। दैट बिकॉज यू कैन नॉट मेक द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी स्टैम्प, देन यू विल नॉट प्रोसीड विद द मैटर। लेकिन यहाँ पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस में करते हैं तो आपको कोई भी तरीके की कोर्ट फी स्टैम्प्स नहीं भरनी पड़ती है और समटाइम्स तो ऐसे ही मैटर हो जाती है, सेटल हो जाती है। अराइजिंग आउट ऑफ मैरिज, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी पॉइंट को लेके डिस्प्यूट है, whether it is related to maintenance, whether husband is having any illegal relationship या उसने सेकंड मैरिज किया हुआ है या फिर वो घर में रहने के लिए नहीं दे रहा है, all these related to civil rights, you can approach to the family court. Various petitions are available. You can file either of the petitions. It is not necessary कि फैमिली कोर्ट में आप सिर्फ डिवोर्स ही केस फाइल कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के अलावा सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम करना है तो मेंटेनेंस भी के लिए भी आप केस फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉस के रिलेशन में मतलब कि क्रिमिनल ऑफेंस के रिलेशन में आपको कैसे डील करना है, तो जो भी घटना बनी है आपके साथ, जो भी इंसिडेंस हुआ है, जिसके थ्रू ऑफेंस हुआ है, आप पुलिस ऑफिसर के पास जाके पुलिस स्टेशन में अप्रोच कर सकते हैं। आप ओरल कंप्लेंट दे सकते हैं या तो राइटिंग में कंप्लेंट दे सकते हैं। बेटर है आप ऑलवेज गो विद द रिटन कंप्लेंट, सो दैट क्या होता है अगर ओरल कंप्लेंट करेंगे आप तो पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट्स लिखता है, वो मराठी में लिखेंगे। उनकी मराठी में राइटिंग इतनी खराब होती है वो खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप उनको बोलेंगे आपने क्या लिखा है तो खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर कुछ लिखता है तो आप जो कहते हैं वो हिसाब से लिखेगा भी नहीं, वो बोलेगा इसकी ज़रूरत नहीं, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, इतना टाइम नहीं है, एनी नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज ही विल गिव और ये रीजंस ही विल गिव। सो बेटर यू ऑलवेज गो विद अ कंप्लेंट इन राइटिंग, क्योंकि आप घर पे बैठ के कंप्लेंट बना के जाते हैं तो यू आर इन पीस ऑफ माइंड। तो आप अच्छी तरीके से कंप्लेंट बना के जाते हैं, देन यू गिव दैट कंप्लेंट टू कंसर्न पुलिस ऑफिसर सिटिंग इन द पुलिस स्टेशन एंड यू टेल कि इस तरीके की घटना हुई है मेरे साथ। आपको उसमें और कुछ नहीं लिखना है, क्या घटना हुई है ओनली वही उसके अंदर नरेट करना है। देन वो पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है वो जो घटना बनी है वो कौन से ऑफेंस में आती है और उसके रिलेशन में कौन से सेक्शन लगाए जाते हैं, वो अपना काम खुद करेगा। फिर अगर ये जो ऑफेंस जो हुए हैं, ऑफेंस अगेन दो टाइप के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो ऑफेंस बहुत सीरियस नेचर के नहीं होते उसको नॉन कॉग्निजेबल कहा जाता है। आई एम गिविंग यू इन अ शॉर्ट एंड लेमेन्स टर्मिनोलॉजी। जो काफ़ी सीरियस नहीं होते हैं तो उसको नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, उसके लिए सिर्फ एनसी बना के पुलिस आपको देती है। लेकिन जो सीरियस नेचर के होते हैं जैसे रेप होते हैं या तो डावरी डेथ होती है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होते हैं या तो फिर आपकी चीटिंग का केस होता है या तो ग्रीवियस हर्ट होती है या हर्ट होता है या फिजिकल असॉल्ट होते हैं, तो इन सारी बातें ये आर कंसिडर्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड फॉर दैट पर्पस पुलिस ऑफिसर इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एफआईआर। क्या होता है कई बार आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस ऑफिसर आपको सिर्फ सिंपल एनसी बना के दे देते हैं, 3 या 4 लाइन में आपको कुछ लिख के दे देता है। अगर असॉल्ट हुआ होता है तो दोनों के बीच में गालम गाली हुई, एक लाफा इसने मार दिया बस, और लड़की वो घर से निकाल दिया, इतना ही कह के वो लिख के आपको कॉपी देगी।
वो एनसी इज नॉट अ सीरियस ऑफेंस, तो एनसी के लिए पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता है. He cannot take any actions against the opposite person. अगर एफआईआर होती है, कग्निजिबल ऑफेंस होता है, तो उसको उसके आगे की काफ़ी कार्यवाही करनी पड़ती है. अगर एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद में उसको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है. मतलब he has to go in detail to find out what has happened and he has to book the offenders. जो अक्यूज होते हैं, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको बुक करना पड़ता है. मतलब अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे तो उनको अरेस्ट करने पड़ेंगे या फिर उनको चार्जशीट बना के फिर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी. सो दैट इज वेरियस फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आर अराइजिंग आउट ऑफ एफआईआर. सो जनरली पुलिस ऑफिसर्स अवॉइड टू रजिस्टर एफआईआर. और दूसरे क्राइम उनके जो आप पुलिस स्टेशन, आई डोंट नो आप आउट ऑफ यू हाउ मेनी हैव विजिटेड पुलिस स्टेशन? एनी ऑफ यू हैव विजिटेड? ओके. अगर आप पुलिस स्टेशन में विजिट करेंगे तो वहाँ पे उनका एक बोर्ड लगा रहता है. दे गिव द डिटेल्स ऑफ वेरियस ऑफेंसेस रजिस्टर्ड विद द पुलिस स्टेशन. तो अगर आपकी एफआईआर हो जाती है देन दे हैव टू पुट दैट इनटू दैट बोर्ड. तो उनका क्राइम रेट जो रजिस्टर हुआ है पुलिस स्टेशन में वो कम करने के लिए भी दे मेनी अ टाइम्स पुलिस ऑफिसर इज नॉट रजिस्टरिंग एफआईआर. अगर पुलिस ऑफिसर आपको कोऑपरेट नहीं करता है और ही इज नॉट टेकिंग एक्शन टू रजिस्टर योर एफआईआर और टू टेक योर कंप्लेंट, अगर रिटर्न कंप्लेंट भी लेके जाओगे, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं लेता है तो यू हैव अदर कोर्स ऑफ एक्शन लेफ्ट आउट. दैट ऑल दीज क्रिमिनल ऑफेंसेस आर हर्ड बाय द क्रिमिनल कोर्ट्स. तो आपकी कंप्लेंट डायरेक्ट क्रिमिनल कोर्ट्स में भी फाइल कर सकते हैं. अगर उसमें भी आप कह सकते हैं कि आपके पुलिस ऑफिसर ने या आपकी कंप्लेंट नहीं ली है, तो आप पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दीजिए कि वो आपकी कंप्लेंट रिसीव करे, एफआईआर रजिस्टर करे और एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन करे. सो कोर्ट विल गिव नेसेसरी डायरेक्शन टू दैट कंसर्न पुलिस ऑफिसर. Then complaint can be filed only in respect of criminal offences. You can approach High Court also. Suppose police officer, जैसे मैंने कहा, is not ready to take your FIR. Now, as per the recent rulings of the Supreme Court as well as of High Court, every police officer has to register FIR there and there only. And then within 48 hours उसको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करने हैं. और अगर वो नहीं करते हैं देन इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो अगर आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो हाई कोर्ट विल टेक स्ट्रिंजेंट नोटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर आपकी एप्लीकेशन दैट इज गोइंग बाय वे ऑफ अ रिट पिटिशन, एंड हाई कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट रिट पिटिशन एंड दे कैन गिव very serious or strict directions to the concerned police officer. And many of time it is seen that police officer is directed to pay heavy amount of penalty also, up to 30,000 to 40,000 he has been directed, and that also out of his own pocket. So this is the best option which is available to you. Now these are the way you can make the enforcement of your various legal rights available. So I have informed you what are your legal rights and the manner in which you can take the or you can enforce your legal rights. One thing is that for quick and fast actions to happen in your case, one thing, ignorance should not be there. Second thing, you should not depend only and only on advocates. Many a times it is not possible for advocate to know many of the things. अगर आप स्टडी करते रहते हैं, अगर आप रिसर्च करते रहते हैं, तो बिकॉज आपका खुद का केस है, आपको देखना है कि आपका केस सही तरीके से पुट अप हो, तो यू असिस्ट टू योर एडवोकेट टू मेक योर मैटर बेटर एंड टू गेट स्पीडी डिस्पोजल. Second thing and third thing, you need to be a regular follower and you need to have a patience
and faith in yourself. Justice आपको जरूर मिलेगा. It is not that you are not getting justice. And I think this one good example which I can give you is this Kalpana. She is struggling for her rights for many years. She is a victim at the end of in-laws. It is not that मैंने deliberately उसको बुलाया, मुझे पता भी नहीं था, मैंने उसको आपके सामने यहाँ पे देखा. She had come to me also to seek certain help. I could not offer proper help because of my own limitation. अपने तरीके से, अपने हिसाब से वो फाइट करके, अपने तरीके से वो जस्टिस लेने की कोशिश कर रही है. And even when she is not very much literate, सबके यहाँ पूछ के she is trying to get justice. So it is that you need to put also good efforts, then definitely you are going to get justice. And suppose the thing is that ऐसे होता है, कई बार हमें क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमें तो कुछ हो नहीं रहा है आपकी मैटर में, मैटर वही की वही है. ऐसे होता है जैसे आप केस फाइल करोगे तो सामने वाला भी उसके सामने कुछ एक्शंस लेंगे. ऐसे नहीं आप केस करेंगे वो सामने वाला गुनाह कबूल कर देगा और सरेंडर करेगा, वो कभी नहीं कर सकता. इन इंडिया दैट इज नॉट, इट इज अ रेयर पॉसिबिलिटी. अगर सामने वाला कुछ एक्शन लेता है, इट इज लाइक अ गेम ऑफ अ चेस. चेस की गेम जैसे खेलते हैं, आप मूव करोगे तो सामने वाला डिफेंस में कुछ अपना मूव करेगा और उसके अलावा वो कुछ अटैक भी करेगा. तो इन दैट सर्कमस्टांसेस यू शुड बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ बाय चेंजिंग योर मूव. मतलब ऐसे होता है कि ये कानूनी जंग में you should be in a position to have a multiple legal fights for the same reason. तभी you will see that you will get the quick justice and the early justice. जो मैंने कहा था, जैसे आपके केस में, जैसे मेरी केस में था, तो we have cornered the other side from all the possible ways. उनको पूरा सर्कल में लाके छोड़ दिया, अभी आप करो क्या करना. Then there was no ultimate go except to surrender themselves. So ultimately they were to surrender. शुरू में वो भी ऐसे ही हो गए थे कि भाई हम क्या करें, ये कुछ नहीं हो रहा है, पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे. I have visited to police station n number of time, क्योंकि जो सामने वाला वकील था काफी बड़ा था और वो काफी पहुंची हुई हस्ती था और पैसे भी खर्चते थे, तो पुलिस ऑफिसर नहीं ले रहे थे. तो पुलिस ऑफिसर को भी मैंने कटहरे में जाके खड़ा किया, तो इमीडिएट एक्शन हुए. वो लड़का